हेलो एंड वेलकम टू ब्यूटीफुल माइंड आईएएस। आई एम अरुण कुमार। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको एप्रोप्रिएट आंसर लिखने में बहुत ही दिक्कत होती है। मीन टू से दैट दे आर नॉट एबल टू फ्रेम देयर आंसर व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड, जिसको हम प्रिसाइज और एक्यूरेट आंसर कहते हैं, उसको लिखने में दिक्कत होती है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस लैक यू कैन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। हमारे एक स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली पूछा, मुझे पता नहीं चलता कि कितना लिखना है किस चीज़ों में। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर वर्ड लिमिट की बात करते हैं तो उसके पहले आप आंसर की क्वालिटी को समझिए। देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन होगा आपके सामने तो वो हर चीज़ नहीं पूछता है, आप जान लीजिए। क्वेश्चंस का एक कंटूर होता है, कंटूर का मतलब उसका दायरा होता है। अगर आप उस दायरे को समझना चाहते हैं कि क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं, तो आपको क्वेश्चंस को सही से पढ़ना चाहिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बाउंड्री ऑफ द क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब साइको सेक्सुअल stages of Freud's theory। अब आप सिंपल, मैंने और पर्सनालिटी कर देते हैं इसको बस। अभी बहुत ही सिंपल मैंने इसको क्वेश्चन उठाया। अभी आपको क्या समझ में आता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो पहला मुझे जो प्रॉब्लम नजर आती है स्टूडेंट के आंसर में, वो आंसर क्वेश्चंस की समझ। देखिए, हर व्यक्ति क्वेश्चन पढ़ता है लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग होता है। लेकिन जो क्वेश्चंस का डिमांड है वहां तक तो आपको पहुंचना ही होगा। और क्वेश्चंस को यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो कीवर्ड इसमें देखिए एकदम सिंपल सा है कि डिस्क्राइब करना है। आप डिस्क्राइब का करने का मतलब है कि उसका कंप्लीट पिक्चर बताना है कि क्या होता है। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनको ये क्लियर ही नहीं होता कि डिस्क्राइब में क्या क्या लिखना है, मतलब क्या करना होता है। मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि डिस्क्राइब का मतलब है जैसे एक्सप्लेन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट है ना, डिस्क्रिमिनेट है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। ये जो क्वेश्चंस के वर्ड हैं, इसका स्पेसिफिक मतलब होता है। तो सबसे पहले उस मतलब को आप समझिए। तो ये कॉमन चीज़ है, ये आपको जीएस में भी दिक्कत देगा अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे और होगा कुछ नहीं। इसी को अगर यहाँ पर डिस्क्राइब की जगह एक्सप्लेन करना दिखा देखो तो आपका फोकस कहाँ जाएगा। मैं ये दिखा रहा हूँ केवल। डिस्क्राइब करने का मतलब है कि ये जो भी चीज़ है उसके बारे में आप उसके डिटेल को बताइए। ऑफ कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से बताइए, लेकिन डिटेल है इनमें। अगर आप ये देखेंगे तो इसमें आएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब एस्पेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, है ना। कि उन्हें जैसे एक कमरे का डिस्क्रिप्शन देना है तो आप बताओगे कि adjacent to the door there is a window, then next to that window is this one, my room is like that, it is rectangular, square, L shape, whatever। तो आप उसको बता रहे हो डिस्क्रिप्शन, हाउ मेनी अलमीराज आर देयर, हाउ मेनी विंडोज आर देयर, व्हाट इज द साइज ऑफ द रूम, आप ऐसे बताए जा रहे हो। देखो व्हाट, व्हेन, वेयर, लेकिन वो आपने वहां पे 3 खिड़की ही क्यों है या एल शेप में रूम क्यों है, यानी कि वाई का आंसर आप नहीं करते इसमें, ये आप समझ लो। देखो, वाई का आंसर डिस्क्रिप्शन में हम नहीं करते। क्या, कहाँ है, किधर है, सब कुछ बता देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है उस पर फोकस नहीं होता है। छोटी सी बात बता रहा हूँ,
अभी आप इस स्किल को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप साइकोलॉजी का आंसर लिख रहे हो या जीएस का आंसर लिख रहे हो, कहीं भी लिख रहे हो, यू विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस थिंग। लेकिन अगर आपको उसी को किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो, है ना, कि एक्सप्लेन करना है, तो आपका डायरेक्शन ही बदल जाएगा। और वो एक्सप्लेन करने में आपका मेन फोकस जो है वो आंसर करना है ऐसा क्यों है, यानी कि व्हाई, इस एस्पेक्ट पे ज्यादा होता है। इन दिस कनेक्शन यू विल ब्रीफली डिस्क्राइब ऑल्सो, क्योंकि कुछ बिना उसके बारे में बताए हुए आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्शन हमारा फोकस नहीं है। जैसे कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं भाई, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज। उसके आपने उसके बारे में बता दिया क्या 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 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछेगा कि ये सिगमंड फ्रॉइड ने ऐसा ऐसा क्यों कहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये, तो in order to understand the personality, dynamics of the personality, he hypothesized that, जो अगर आपको साइकोलॉजी की नॉलेज है आप जानते होंगे, that even infants are sexual being। जो अभी तक आइडिया था कि सेक्सुअलिटी एडल्ट में होता है, बोला नहीं, एक इन्फेंट में भी सेक्सुअलिटी होती है, लेकिन उसका इरोजेनस जोन जो है वो बदलता है, मतलब कहाँ से उसका ग्रेटिफिकेशन हो रहा है वो बदलता है। यानी जैसे ओरल स्टेज में अगर एक बच्चा है तो काइंड ऑफ प्लेजर सी गेट्स आउट ऑफ ओरल स्टिमुलेशंस, मे बी फ्रॉम ब्रेस्ट और समथिंग, सेम gratification is there and it is equivalent to sexual gratification, जिसको उसने लिबिडो के कंटेक्स्ट में कहा। तो ये हमारा नैरोनेस है कि हम सेक्सुअलिटी को एक अलग रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के रूप में देखते हैं। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी था वो क्या था कि नहीं, ये प्लेजर सीकिंग का जो भी प्रोसेस उसको हम सेक्सुअल एक्टिविटी में डालेंगे। तो उस कंटेक्स्ट में उसने बताया कि ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअलिटी डेवलप होती है एंड द वे सेक्सुअलिटी इज ग्रेटिफाइड डिटरमिन्स द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी। फॉर एग्जांपल ओरल स्टेज में अगर फिक्सेशन हो गया तो क्या होगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए वो लाया है कि कई लोग जो है बड़े टॉकेटिव होते हैं, बहुत बोलते हैं, स्ट्रेस में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा ओरल स्टिमुलेशन करते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, स्मोकिंग, खूब मतलब ओरल एरिया को ओवर स्टिमुलेट करते हैं। ऐसा क्यों? तो वो एक्सप्लेन करने के लिए लाया कि इस तरह की पर्सनालिटी के लिए कि ऐसा पर्सनालिटी होता क्या है, उसका डायनेमिक्स डेवलप कैसे होता है। तो फोकस वाई पे जा रहा है, देखो कि क्यों हो रहा है ऐसा। उन्होंने ये कहा, जैसे कि आप एनल स्टेज के बारे में कहते हैं कि रिटेंटिव पर्सनालिटी, ये नेचर्स कॉल होते हैं बॉडी के, अगर उसको किसी कारण से फ्रीली एक आप फ्रीडम नहीं रखते, माँ बाप बड़े टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही मुश्किल करते हैं, डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन करने लगे, तो वो रिटेंटिव पर्सनालिटी हो सकता है। बाद में जाकर माइजर वाला जो कंजूस टाइप के लोग होते हैं उनका ट्रेड को कोरिलेट किया, में भी आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा है ना कि वो पर्सनालिटी ऐसे था इसलिए। तो पूरी की पूरी देखिए कि कहानी बदलती है किस तरह पे। आप डिस्कस कर क्या कर रहे हो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, लेकिन यहाँ पे फोकस बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहा है। फैलिक स्टेज ये होता है और ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है क्या। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन उनमें कम होता है और वो अपने मोरल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बिकॉज वो सेम सेक्स पेरेंट्स के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं और उनका और भी कॉम्प्लिकेशन है। तो उसमें उस स्टेज में जो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, उसके कारण मैंने एक एग्जांपल देके बता दिया। अब इस थ्योरी को तो नहीं बता रहा हूँ मैं ना, मैं तो ऐसे एग्जांपल आपको मैं यहाँ सिखा रहा हूँ कि आंसर राइटिंग के दौरान अगर आपने गलत फोकस पे आंसर करना शुरू किया तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, यानी
कम आए। तो चाहे आप किसी भी लेवल की आंसर लिख रहे हो, आपको ये क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आया है भाई कि डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रोबेबिलिटी लर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो अब आप देखो क्या करते हैं लोग। मैंने एक एग्जांपल दिया ना, आप समझ गए एक्सप्लेन का मतलब वाई होता है। उसी तरीके तो अब पूरी थ्योरी थोड़ी बता रहा हूँ मैं, तो बताने पर क्लासेस में तो बताऊंगा ही पूरा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज है जिसके आधार पर, और आगे लेटेंसी स्टेज में सेक्सुअलिटी नहीं होती है, लेटेंट हो जाता है, तो उसका क्या मतलब हुआ, ऐसा क्यों आपने वाई 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 फोकस रहेगा। लेकिन वही डिस्क्राइब करने में ये हमारे एक चंडीगढ़ का स्टूडेंट था, उसने बोला कि मैंने तो बहुत लिख दिया इसमें। तो क्या लिख दिया? उसमें क्वेश्चन आया था सिंपल, यही साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में। एंड शायद आप हंसोगे कि उसने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में डिटेल से लिख दिया, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ईगो। क्या आप सभी चीजों को डाल देते हो किसी चीज में तो वो आंसर हो गया? आप सोच के देखिए। अब मैं भी इसमें बोल सकता हूँ कि ईड ईगो सुपर ईगो का एक, उसी तरह से कॉन्शियस प्री कॉन्शियस अनकॉन्शियस का एक स्ट्रक्चर है, ये सभी ये कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, लेकिन आप उसको मेन फोकस में क्यों ला रहे हो? मेन फोकस तो दूसरा है यहाँ पे। तो इस तरह के अगर आप आंसर लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। तो ये बात मैं आपको समझाने को एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर आप समझ जाओ। तो आपने समझ गए होंगे। तो एक जो डिस्क्राइब का मतलब अलग होता है, एक्सप्लेन का अलग मतलब होता है, उसी तरीके से डिस्टिंग्विश रहेगा। डिस्टिंग्विश बड़ा अजीब तरह का आंसर देखता हूँ मैं, तो इवैल्यूएट करता ही रहता हूँ। अब ऐसे था डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, एल लिख देता हूँ, पूरा क्यों लिखूंगा। और दूसरा है प्रोबेबिलिटी लर्निंग। अब देखो, अब आंसर आप देखने जा रहे हो तो क्या है, इसमें फोकस क्या होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब कि कुछ कॉमन एस्पेक्ट और डायमेंशन आप आइडेंटिफाई करिए और फिर उसमें देखिए कि अंतर क्या है। ये नहीं कि आप इसके बारे में लिख दो और फिर इसके बारे में लिख दो डिटेल सारे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख, हो गया डिस्क्रिमिनेशन। आपको वो कॉमन ग्राउंड आइडेंटिफाई करना होता है जिसके अलोंग आपको डिस्क्रिमिनेट करना है। जैसे आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि दो इंसान को कंपेयर करना हो, डिस्क्रिमिनेट करना हो, क्या करोगे आप? वो इंसान कैसा है ऐसे बोलने से होगा? आप बोलना चाह रहे हो कि उसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। अगर आप कास्ट को लेते हो तो वो किस कास्ट का है, वो किसका, इस तरीके से आप उसको ले जाओगे ना। वो एक्सट्रोवर्ट है या ये इंट्रोवर्ट है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो आपको किसी किसी कॉमन चीजों पर कि उसका कैसा है, पर्सनालिटी ट्रेट कैसा है, उसकी फिजिकल ट्रेट कैसी है, उसके लुक कैसे है, उनका टेम्परामेंट कैसा है। आप कहते हैं ना ये कूल है, ये थोड़ा से एंग्सियस टाइप है। देखो आप टेम्परामेंट को कंपेयर कर रहे हो तो कॉमन डायमेंशन क्या मिल रहा है आपको कंपैरिजन करने में? कॉमन डायमेंशन को देखना होता है ना। ये वाला आइडेंटिफाई, जो भी आपको जिस इस लाइन पे कंपेयर करना है, इस पे कंपेयर करना है, इस पे कंपेयर करना है, जितने भी करना है आप करते जाओ। लेकिन दोनों में जो, जैसे अगर हम इसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में क्या होता है, बोले ये वे इट हैपेंस इवन इन क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू स्टिमुलाई, है ना, या स्टिमुलस एंड आउटकम। जैसे हम CS US में क्लासिकल कंडीशनिंग में करते हैं। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट तो समझ रहे होंगे कि व्हेन UCS विल कम, मतलब अनकंडीशन, खाना कब आएगा। जैसे कि आपने देखा कि जब लाइट इज ऑन एंड व्हेन बेल इज रैंक देन फूड कम्स, और जब लाइट ऑन नहीं हो और कितने भी घंटे बजे फूड नहीं आता है तो लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट हो जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग में। उसी तरीके से ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी हो जाता है, लाइट ऑन है और फिर उसने रिस्पॉन्स किया तब जाकर फूड आता है। तो ये डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब है कि चाहे वो दो स्टिमुलस को
किस अवस्था में, मतलब डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस कब है, मैं इसको डेप में नहीं बताना चाहता यहाँ पे। तो वो आप कर लिए। लेकिन प्रोबेबिलिटी लर्निंग में है कि जजिंग द आउटकम ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ द आउटकम, कि कब कौन से रिस्पॉन्स में क्या प्रोबेबिलिटी की वो आएगा, है ना। वो स्टैटिस्टिकल हो सकता है और प्लस अपने बायसेस भी होते हैं। जैसे हेड टॉयल करे तो 50-50 चांस है, 0.5 की हेड आएगा, टेल आएगा। लेकिन हम 4 बार अगर हार जाएं पहले, तो मुझे लगेगा कि इस बार जीतने के मेरे चांसेस ज्यादा है। इसको गैम्बलर पॉलिसी कहते हैं। तो ट्रू प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी और प्लस बायसेस, मतलब समझिए, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ इसका। मेरे कहने का मतलब कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा कि आपको डिस्क्रिमिनेट करना है, और लेकिन आप क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, तो मार्क्स कैसे आए? आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? उसी तरीके से आपके बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको समझ लेना चाहिए, तभी आप, तो आपको क्या है, एक तो डिस्क्राइब होता है, फिर एक्सप्लेन होता है, देखो कंपेयर, कंट्रास्ट, अभी देखा आपने, इसी के कंटेक्स्ट में होता है डिस्टिंग्विश, है ना। उसी तरीके से क्रिटिकली इवैल्यूएट, तो इसमें कहते हैं क्या लिखा जाए। क्रिटिकली इवैल्यूएट का मतलब होता है कि आप क्रिटिक्स को मेन ध्यान में रखें कि इसके क्रिटिसिज्म क्या है, उस जैसे नहीं पॉजिटिव चीजों को नहीं छोड़ देंगे, उसको देंगे कि ये देखिए इसका, इस थ्योरी का प्लस ये सपोर्टिंग चीजें हैं, इसके बारे में ये कहा जाता है। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन उठता है, तो फोकस, जो मेजर फोकस है वो क्रिटिसिज्म पे है, ये ध्यान रखें। और उसके जवाब आप दे सकते हैं कि इसका ये, जैसे सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी है तो उसमें क्या क्रिटिसिज्म है, और फ्रॉइड का क्या काउंटर है उसके लिए, आप उसको लिख सकते हैं उसमें, और अल्टीमेटली अभी क्या पोजीशन है उसका। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट में कई लोग इसमें सोचते हैं कि क्या लिखें, पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव लिखें। पॉजिटिव मतलब ये सब, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या खासियत है, तो आप मेरे बारे में प्लस प्लस में बताओगे ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन इनके बारे में ये लोग कहते हैं कि खराबी है, मतलब ठीक नहीं, नेगेटिव। लेकिन उसके बाद उसमें उस क्रिटिसिज्म में कितनी वैलिडिटी है उसको भी आप लिख सकते हो। तो ये आप अप्रोच लेना है क्रिटिकली इवैल्यूएट में। हाँ, अगर केवल इवैल्यूएट वर्ड हो तो आप सिंपल प्लस और माइनस लिख सकते, लेकिन जब क्रिटिकली इवैल्यूएट हो तो ध्यान रखना है कि प्लस देना है, माइनस देना है, लेकिन इस पे फोकस ये है हमारा, और इसका जजमेंट भी करना है, ये जो क्रिटिसिज्म वैलिड है या नहीं, और आपको बताना है, रिसर्च है थ्योरी के लाइट में, कि क्या इसका फाइनल चीजें क्या है, फाइनल इधर। तो ये थोड़ा बड़ा चीज हो गया, है ना। उसी तरीके से कई बार होगा हाउ विल यू अप्लाई, यानी अप्लाई एप्लीकेशन बेस्ड होगा। तो एप्लीकेशन बेस्ड में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन में थ्योरी जो है उसके, जैसे कि होता है ना कि न्यूटन्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे फिजिक्स में, उसी तरीके से बिहेवियरल प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करेंगे कि स्कूलों में अटेंडेंस ज़्यादा हो। तो अगर रीइंफोर्स रिस्पॉन्स इज रिपीटेड, जैसे ये थ्योरी है, तो या स्कूल गोइंग बिहेवियर को हम रीइंफोर्स करेंगे, तो उस लाइन पर आपको लिखना है। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इन्हीं फॉर्मेट पे होते हैं, चाहे वो जीएस के हों, चाहे वो साइकोलॉजी के हों, या किसी भी चीज़ों के बारे में। तो आपको क्वेश्चंस में अगर ज़्यादा, आंसर में क्या क्वालिटी होना चाहिए, आंसर प्रिसाइज होना चाहिए, है ना, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो पूछा गया वही आंसर करिए, एडिक्वेट होना चाहिए ना, जितना पूछा गया सभी पार्ट का आंसर करिए, और सेटिस्फैक्टरी तरीके से करिए। तो वो चीज़ होगी। अब एक और मुद्दे पे बात करें, और वो है वर्ड लिमिट। अभी अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, तो जैसे क्वेश्चन होता है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 and 5 कंपलसरी, तो इसमें लिखा रहता है कि 1 में ए में, जैसे कोई ये ABCD में, नॉट मोर देन, ऐसे इंस्ट्रक्शन में नॉट मोर देन 150 वर्ड। तो इसका मतलब हुआ कि 150 वर्ड से ज्यादा नहीं। लेकिन ये कोई ऐसा है
कर्सर है कि आप 150 पे ही जाके रोकेंगे। अगर आपने सपोज कि आंसर लिखा तो मैक्सिमम लिमिट है ये मैक्सिमम लिमिट। अगर मैंने अपनी बात को 130 में ही खत्म कर दिया तो क्या वो खराब आंसर होगा? क्या नहीं हुआ, वो तो आपके प्रिसीजन पे है। मैक्सिमम मैक्सिमम 150 तक जाना है, ये बात ध्यान। कई लोगों को लगता है कि 150 तक एकदम कर्सर पहुंचा दे, वो क्या है, ब्रेक है क्या जो आप लगा दोगे वहां पे? तो ये कैसे आता है? या जैसे कि 15 मार्क्स के है तो बहुत लिखो 225 वर्ड में अराउंड लिखते थे, लेकिन एकदम एग्जैक्टली कैसे आएगा? तो वो ऐसे आएगा जैसे आप ब्रेक लगाना सीखते हो कि गाड़ी में लगाते समय अंदाजा हो जाता है, करने इसके बाद आता है, वैसे लिखेंगे ना तब आएगा ये हम बोलने से नहीं आएगा। तो कैसे उसमें ध्यान रखना है कि हम जितना छोटा 150 वर्ड है तो हम 130 में या 140 में लिख देते हैं, तो कोई क्राइम नहीं हो रहा, गलत नहीं हो रहा। तो आपको लिखना है प्रिसीजन के साथ, जो भी बात बोला एग्जैक्टली बोलना है। अगर मुझे कोई भी बात को कहना है तो अगर आप मुझे कहोगे कि मैं 50 वर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है और आप 1000 वर्ड में लिख सकते हो, तो मैं एकदम बिल्कुल डिटेल में लिखूंगा हर चीज को, जैसे स्टेजेस को ही मैं पूरे डिटेल में बताता हूँ। और अगर आप कहोगे कि नहीं आप 150 वर्ड में लिखो, तो मैं नाम दूंगा, छोटी सी बातें बताऊंगा, व्हाट इज दिस, और चलता चला जाऊंगा। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना पूछ रहे हो हमसे, कितना आप लैटिट्यूड दे रहे हो मुझे लिखने के लिए। तो हुआ कि कैसे लिखना है, क्वेश्चंस के समझिए तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। दूसरा, क्वेश्चंस को आप जब समझ लेते हैं तो जो पूछा जा रहा है उस पर फोकस करिए, तो अननेसेसरी चीजें आप नहीं लिखेंगे, तो ऐसे भी आपका अननेसेसरी मार्क्स भी तो नहीं आएगा। क्यों लिख रहे हो फालतू, अननेसेसरी चीजें नहीं लिखेंगे, एक्यूरेट आंसर लिखेंगे, और एक्यूरेट आंसर लिखेंगे तो सीधा वही बात लिखा जाएगा, तो ओवर साइज नहीं होगा। ओवर साइज का कई प्रॉब्लम होता है ना, कई लोगों का ज्यादा लिख देते हैं, नहीं होगा। और ये होगा कैसे? लिखने से। जैसे साइकिलिंग करते हैं तो चलाने से ही आएगा, केवल सोचने से नहीं आएगा। म्यूजिक बजाने से ही आएगा, अगर आप चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट बजाना, केवल सोचने से नहीं होगा। ड्राइव करना चाहते हैं तो वैसे ही है, वैसे ही है आंसर राइटिंग, ये प्रैक्टिस करने से आता है। तो आप सोच रहे हो कि मैं केवल सुन लूँ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो आप लिख के। तो अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हो, साइकोलॉजी ऑप्शनल का, या आजकल देखो कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का आया है कई जगह पे, तो उनको मेंस में लिखना है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो ब्यूटीफुल माइंड आईएएस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन मैं हर एक जो टॉपिक है उसके बारे में आपको, मैं उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। जैसे आपको मेमोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आती कि लॉकहार्ट मॉडल क्या है, एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल क्या है, कौन से न्यूरोसाइंस एविडेंसेस हैं, कौन से इसको डिस्कार्ड करते हैं, इसके क्या चैलेंजेस हैं, इमर्जिंग थ्योरी क्या, फॉर एग्जाम्पल। तो आप जो है हमारे उस लेक्चर को अगर देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ में हम आपको एक अपडेटेड मटेरियल भी दे देते हैं जो बेसिकली बना हुआ यूपीएससी के सिलेबस पे, लेकिन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है वो भी तो ओवरलैप करेगा, नेट का लेवल का अगर तैयारी करते हैं तो वो भी तो ओवरलैप करेगा। हाँ, क्वेश्चंस के पैटर्न में बदलाव आ सकते हैं, तो पैटर्न जैसा मैं अभी सिखा रहा हूँ, जैसा आप जितना साइज का बोलोगे उतना लिख देंगे हम लोग, उसमें क्या दिक्कत है? हमें लिखना, आंसर आना चाहिए, बस हो गया। तो लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आंसर को कोई इवैल्यूएट कर दे, तो अगर आपके पास कोई मेंटर टीचर है तो उससे इवैल्यूएट कराओ। अगर आपको नहीं है तो मुझसे आप कर सकते हो, मैं आपका आंसर इवैल्यूएट कर सकता हूँ डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का हेल्प चाहते हो मुझे। तो हमारे बहुत सारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ये सब दिए हुए हैं, अगर आपको ज़रूरत है कि मैं साइकोलॉजी में आपको हेल्प करूं, चाहे वो किसी भी लेवल में हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और ये, हाँ, ये बातों को जरूर ध्यान रखना कि आंसर लिखते समय यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना। ये वीडियो में हिंदी इंग्लिश में इसलिए बनाया जा रहा हूँ क्योंकि पहले वाले सारे वीडियोज हैं, तो चूंकि अब इसको मैं कह रहा हूँ कि मैं ये जनरल बता रहा हूँ सभी लोगों के लिए, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो अगर मैं बातों को समझा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, या आप हमारे यूट्यूब में अगर वीडियो है तो उसे कमेंट में लिख दो, तो मैं आने वाले समय में उसको जवाब दूँ। ठीक है, तो अगर आप
चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ करूं तो आप मुझे फीडबैक दो, मैं उसके अनुसार आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।